अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv6 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 4 है। पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आ जाइएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने IPv6 एड्रेसेस की कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस को पढ़ना शुरू किया था, तो चलें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में इन कैटेगरीज को हमने पढ़ना शुरू किया था, जैसे ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, यूनिक लोकल एड्रेसेस क्या हैं, लिंक लोकल एड्रेसेस और मल्टीकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं। इनमें से जो पहले दो आप देख रहे हैं यानी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस और यूनिक लोकल एड्रेसेस, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में भी इन्हीं को आगे हमने फर्दर डिस्कस करना है। होपफुली आज हम सिर्फ ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस की मजीद डिटेल्स को देखेंगे, बाकी की डिटेल्स आइंदा आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होंगी। यानी अभी यूनिक लोकल एड्रेसेस को भी डिस्कस करना बाकी है, उसकी भी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरीके से अभी लिंक लोकल एड्रेसेस और मल्टीकास्ट एड्रेसेस को तो भी हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो उनकी बारी भी आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस को मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी आपने याद रखना है कि इन 4 कैटेगरीज के अलावा भी IPv6 एड्रेसेस होते हैं जो स्पेशल IP एड्रेसेस या रिजर्व्ड IP एड्रेसेस जिनको आप कह सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे जब ये चारों कैटेगरीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलें जी, जरा ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस पे मजीद बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था दे आर कन्फिगरेबल एड्रेसेस, आप इन्हें कन्फिगर कर सकते हैं। दे आर राउटेबल, इनकी राउटिंग हो सकती है। ये बिल्कुल पब्लिक IP एड्रेसेस की तरह हैं, जिस तरह इनफैक्ट पब्लिक IP एड्रेसेस ही हैं, लेकिन IPv6 में इनको हम ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस कहते हैं। IPv4 में हम पब्लिक IP एड्रेसेस कहा करते थे, तो यहाँ पे ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस की टर्म यूज होगी। अच्छा, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस हों, यूनिक लोकल एड्रेसेस हों या लिंक लोकल एड्रेसेस भी हों, ये तीनों के तीनों एड्रेसेस होते यूनिकास्ट एड्रेसेस ही हैं। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस में जो मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था वो ये था कि आप इनको आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह यूनिक लोकल एड्रेसेस को भी किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यानी आपकी अगर पहली 3 बिट्स, टोटल 128 बिट का IPv6 एड्रेस होता है, अगर पहली 3 बिट्स आपकी 001 है तो आपका IP एड्रेस, यानी ये देखें 001 है तो आपका IPv6 एड्रेस जो है वो ग्लोबल यूनिकास्ट होगा। अब आपको याद है कि पहला हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के लिए तो आपको 4 बिट्स चाहिए होती हैं। अब ये 4th बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर ये बिट 0 होगी तो ये हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा 2, अगर ये बिट 1 होगी तो हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा 3। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से या 3 से शुरू होने वाले जितने भी IPv6 एड्रेसेस हैं दे आर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस। तो ये इसकी आसान आइडेंटिफिकेशन है। ये काम हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, सिर्फ अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्विकली रिवाइज करवा दूँ। तो ये जनाब 001 हो या 2 या 3 से शुरू होने वाले आपके IPv6 एड्रेसेस जो हैं वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस होते हैं। अच्छा, जो फर्दर डिटेल आज हमने डिस्कस करनी है वो नेटवर्क ID और इंटरफेस ID के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि जिस तरह IPv4 एड्रेसेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, नेटवर्क ID और होस्ट ID, उसी तरह IPv6 एड्रेसेस भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। पहला हिस्सा नेटवर्क ID ही होता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसको यहाँ पे इंटरफेस ID का नाम दिया गया। तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस के हवाले से ये जो नेटवर्क ID और इंटरफेस ID की जो डिवीजन है, इसको थोड़ा सा डीपली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, इस वजह से इसको फर्दर डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें लेट से ये जी ये आपकी टोटल 128 बिट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। तो ये जी आपकी हो गई टोटल 128 बिट्स। पहले तो हम इसको बिल्कुल हाफ हाफ कर लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पहली 64 बिट्स और आखिरी 64 बिट्स। ठीक है, अब फर्स्ट 64 बिट्स जो इसके अंदर होंगी, ये जी 64 बिट्स पहले वाली, ये नेटवर्क ID के लिए, और आखिरी वाली जो 64 बिट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरफेस ID को। जो IPv4 में होस्ट ID या यूजर ID होती थी, यहाँ पे इंटरफेस ID कहते हैं उसको। ट्विस्ट कहानी में ये है कि जिस हिस्से को
आप यहाँ पे आज तक नेटवर्क आईडी कहते आए हैं, आज भी यही कहेंगे। नेटवर्क आईडी भी कह सकते हैं, नेटवर्क प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स आईडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली नेटवर्क आईडी होता है। तो ये जो नेटवर्क आईडी है ग्लोबल यूनिक आर्क एड्रेसेस की, ये फर्दर डिवाइडेड है। इसी तरह यूनिक लोकल एड्रेसेस में भी इसकी अलग से डिवीजन हुई हुई है और दोनों की डिवीजन अलग अलग है। यानी ग्लोबल यूनिक आर्क एड्रेसेस में कुछ और तरह से डिवीजन है, यूनिक लोकल एड्रेसेस में किसी और तरीके से डिवीजन हुई हुई है। वो डिवीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। वो डिवीजन कुछ इस तरह से है जी कि फर्स्ट 48 बिट्स, ठीक है, फर्स्ट 48 बिट्स और उसके बाद 16 बिट्स। तो आप चेक कर सकते हैं कि 48 और 16 को ऐड करें तो आंसर 64 ही आता है। तो ये इन्हीं 64 बिट्स की डिवीजन है, पहली 48 और फिर 16 बिट्स। अच्छा, अब ये जो 48 बिट्स हैं इनको अब एक अलग से नाम दिया गया है, यानी इस हिस्से को, इन 48 बिट्स को कहा जाता है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। और उसके बाद जो 16 बिट्स आप देख रहे हैं इनको सबनेट बिट्स कहा जाता है, सबनेट बिट्स। पहली 48 बिट्स क्या होती हैं जी? ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स को डिफाइन करती हैं और उसके बाद जो 16 बिट्स हैं वो क्या करती हैं? सबनेट बिट्स को डिफाइन करती हैं। अब ये सबनेट बिट्स क्या होती हैं इन पे अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी डिवाइडेड है दो हिस्सों में, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स एंड सबनेट बिट्स। अब ये जो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है ये फर्दर तीन चीजों को डिफाइन कर रहा होता है। अब वो तीन चीजें क्या हैं? अच्छा, इनफैक्ट कहा यही जाता है कि तीन चीजें, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ये कहूंगा चार चीजें डिफाइन कर रहा होता है। वो चौथी चीज जो है वो बेसिकली इसकी जो पहली तीन बिट्स हैं जो कि 001 हो तो क्या डिफाइन होता है कि ये एड्रेस ग्लोबल यूनिक आर्क एड्रेस है, तो उसको भी तो हम कंसिडर करेंगे ना, वो भी पहली 48 बिट्स का ही पार्ट है, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ हाईलाइट ना करें तो हम कहेंगे जी तीन चीजें हैं, अदरवाइज चार चीजें ये 48 बिट्स जो हैं पहली वो डिफाइन कर रही होती हैं, यानी ये ग्लोबल यूनिक आर्क एड्रेस है। उसके बाद जो बाकी की तीन चीजें वो क्या हैं? बाकी की तीन चीजें जो डिफाइन हो रही होती हैं वो इस तरह से हैं कि रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री कौन सी है, वो भी इन्हीं 48 बिट्स के अंदर डिफाइन हुआ होता है। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के नीचे आईएसपी या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री कौन सी है वो भी यहाँ डिफाइन हुआ होता है, यानी वो पहली 48 बिट्स ही डिफाइन करती हैं। और आईएसपी के बाद कंपनी या कस्टमर साइट कौन सी है वो भी इस 48 बिट्स के अंदर ही डिफाइंड होता है। तो इन 48 बिट्स में क्या क्या कुछ है? ये एड्रेस ग्लोबल यूनिकास्ट है, वो पहली 3 बिट से डिफाइन हो जाएगा। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री कौन सी है वो भी पहली 48 बिट्स बता देंगी। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के नीचे आईएसपी कौन सा है वो भी यहाँ डिफाइंड होगा। उस आईएसपी के नीचे कंपनी कौन सी है वो भी यहाँ पे डिफाइन होगा। तो ये पहली 48 बिट्स जिसको हम ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर रहा होता है। तो पहले ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स जो है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है, ये काम बेसिकली क्या कर रहा होता है। अच्छा, हायरार्की तो आपको पता है ना, सबसे शुरू में आयाना, ठीक है जी, उसके बाद फिर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, देन आईएसपीज या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज और उनके नीचे कस्टमर साइट्स या डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो आती हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ जी आयाना ने, ठीक है, ये आयाना आ गया जी हमारे पास। आयाना के बाद 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज की बजाय यहाँ पे मैं कोई सी भी 2 या 3 लिख लेता हूँ। जैसे कि हमें पता है जी एक एरिन या ARIN, इनमें से एक रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है। उसके बाद एक एशिया पैसिफिक के लिए जिसको हम एपनिक कहते हैं। इन पे बड़ी डिटेल से पहले बात हो चुकी हुई है, मैप दिखा के आपको सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है IPv4 एड्रेसिंग में, ठीक है। उसके बाद एक लिख लेते हैं हम ये लेकनिक, ठीक है। ये हो गई 3 मुख्तलिफ रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आप देख रहे हैं इनको अलग-अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी अब ये ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स में ही इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी ना, तो वो कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई होती है।
आपकी जो पहली 16 बिट्स है ना वो मैं यहाँ पे लिख, पहली 16 बिट्स का मतलब क्या है कि पहला ग्रुप यानी पहले 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स, तो इनके लिए वो कुछ इस तरह से होंगे 200A, उसके बाद 200B और 200C। अच्छा, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, अब ये 2 से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। उसके बाद अगर आप तीनों के लिए देखें, तीनों रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज के लिए, तो इनकी जो पहली 16 बिट्स हैं या पहला जो ग्रुप है 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स का, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है जी, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये नंबर्स एक्चुअल नंबर्स नहीं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। मैंने अभी सोचा है और इनको लिख लिया। एक्चुअल में इन रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज की ये जो आईडी होगी वो इनसे मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, मैंने अपनी एग्जाम्पल के लिए ये लिख लिया कि लेट से अयाना ने इनको ये 16 बिट्स पहली असाइन कर दी और इन तीनों को देख के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कहीं भी आपको 200A नजर आया तो वो हम कहेंगे जी ये एरन को या जो ARIN आपकी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है उसको डिफाइन कर रहा है। 200B का मतलब होगा एपनिक है, 200C का मतलब होगा लेक्निक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं इनमें से किसी एक रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को अब आगे लेकर चलते हैं। मैं कहता हूँ ये जो एपनिक है ना, इसके आगे फर्दर 2 ISPs हैं, एक ISP1 और एक ISP2। ISPs के अपने अपने नाम भी हो सकते हैं, बट चले हम 1, 2 से डिफाइन कर लेते हैं। तो एक ISP1 और एक ISP2, एपनिक के नीचे 2 ISPs आ गए। अब इनको भी तो अलग से डिफाइन करना है ना, तो नेक्स्ट 16 बिट्स जो हैं वो आपके ISP को डिफाइन कर रही होंगी। हम कर क्या रहे हैं, भूलना नहीं है, पहली 48 बिट्स की डिवीजन देख रहे हैं जिसको हम ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कहते हैं। पहली 48 बिट्स की, 48 में से पहली 16 बिट्स को मैं लिख चुका हूं। वो हमारी एग्जांपल के अंदर वो क्या कर रही हैं, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को डिफाइन कर रही हैं। उसके बाद आगे ISPs की बारी है। किसी एक रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के आगे मल्टीपल ISPs हो सकते हैं, तो उन मल्टीपल ISPs को आप अलहदा अलहदा आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं कहता हूं ये जो ISP1 है, अब नेक्स्ट 16 बिट्स, पहली 16 हो चुकी हैं, ये दूसरा ग्रुप होगा आपका, वो जो हेक्साडेसिमल नंबर्स का होता है। तो ISP1 के लिए लिख लेते हैं, मैं कहता हूं AA11, और जो ISP2 है उसके लिए AA22। ये नेक्स्ट 16 बिट्स हैं आपकी, यानी टोटल 32 बिट्स हो चुकी हैं। पहली 16 यानी पहला ग्रुप, और ये दूसरा ग्रुप जो कि आपके ISP को डिफाइन कर रहा है हमारी इस एग्जांपल के अंदर। तो AA11 इज ISP1, AA22 इज ISP2। ठीक है जी, और ये किस रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज के 2 ISPs हैं, ये 200B के 2 ISPs हैं। अच्छा, अगर अब तक हम बात करें ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स की, तो ये 2 अलग अलग ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स बन रहे हैं। एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स बना है अभी तक 200B और आगे AA1। एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स बनेगा 200B और आगे AA22। ठीक है, जो 2 अलग अलग ISPs को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि ये जो ISPs हैं इनके आगे कस्टमर साइट्स होंगी या कंपनीज होंगी जिनको ये IP एड्रेसेस के ब्लॉक्स एलोकेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस पेज पे अब जगह ज़रा कम पड़ गई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से उठा के इस पोर्शन को नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ ताकि फिर आगे फर्दर हम इस पे बात कर सकें। ये ले जी, ये आ गया। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अब हमारे पास जगह बन गई है। ओके, तो अब ये जो ISP2 है ना, ISP2 के आगे मैं कहता हूँ फर्दर इसकी दो कस्टमर्स हैं या 2 कंपनीज हैं जिनको ये आगे IP एड्रेसेस एलोकेट कर रहा है। तो एक को हम यहाँ पे कह देते हैं कंपनी 1 और एक कंपनी 2। अब दोनों कंपनीज को या दोनों कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कस्टमर साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट 16 बिट्स, भाई टोटल कितनी थी ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स में, 48 बिट्स।
48 में से पहले 16 बिट्स तो चले गई रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के लिए, प्लस उसमें ये एड्रेस ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है वो भी डिफाइन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 16 बिट से हमने क्या काम किया, हमने आईएसपी डिफाइन कर लिया। उसके बाद अगली 16 बिट से हम क्या डिफाइन करने लगे, उस आईएसपी का कस्टमर या उस आईएसपी के नीचे जो कंपनीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से जो कंपनी 1 है ये AA यानी चारों के चारों ए ही कर लेते हैं, पूरा ग्रुप ए। और उसके बाद जो कंपनी 2 है वो बी 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 और बी। तो दोनों कस्टमर्स को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। अब ना ये दो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्सेस अलग अलग हम इनसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। यानी इनकी शक्ल अब कुछ यूं बनेगी, एक बनेगा 200B कोलन, ये यहां से शुरू किया आपने एपनिक से 200B कोलन। उसके बाद एक ISP1 है और एक ISP2 है, हम ISP2 की बात कर रहे हैं अभी। तो AA22 कोलन, ठीक है। उसके बाद कंपनी 1 के लिए क्या है, ऑल एज, आपका पूरा ग्रुप ए है, ठीक है। ये टोटल कितनी बिट्स हो चुकी हैं जी, ये टोटल बिट्स हो गई हैं 48। ये आपका यहां तक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स बन चुका है एक। अच्छा, दूसरा ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स जो यहाँ पे बन रहा है हमारी एग्जांपल के मुताबिक, वो कौन से वाला होगा, वो होगा जी 200B, सेम रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री एपनिक, उसका सेम ISP यानी AA22 वाला, एक और ISP भी था ऊपर, ठीक है। उसके आगे कोई कस्टमर या कोई कंपनी होती तो वो उसके लिए भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीज चेंज होगी वो कंपनी 2 के लिए वो क्या होगी, कंपनी 2 की जो आईडी है वो आएगी यहाँ पे बी, पूरे का पूरा ग्रुप आपका बी है। तो स्क्रीन पे आपके सामने ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्सेस दो अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और इनको देख के इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, इसमें रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री कौन सी है, उसका ISP कौन सा है, ISP के नीचे कस्टमर साइट या कंपनी कौन सी है। तो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स ये सब कुछ डिफाइन कर रहा होता है। टेक्निकली 4 चीजें डिफाइन कर रहा है, लेकिन आप 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, पहली 3 बिट 001 वो डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली 48 बिट्स जिनको ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कहते हैं। वैसे अगर आपने समझना है, अगर थोड़ी बहुत किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं ये भी काम कर लेता हूँ ना, ये जो ISP1 है, अगर इसके आगे भी फर्दर कोई 2 कस्टमर्स या 2 कंपनीज होती, ठीक है, कंपनी 1 या कंपनी A कह लें आप इसको, ठीक है, और एक कंपनी B होती और मैंने उसको आइडेंटिफाई करना होता, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसकी आईडी ये है 00012, ठीक है जी। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये पूरे का पूरा एड्रेस क्या बनेगा, यानी कि ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स इसके लिए क्या बनेगा, तो वो ये बन जाएगा जी 200B, यानी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री तो वही है एपनिक। उसके बाद ISP जो है वो डिफरेंट है, ISP है आपका AA11, ऊपर वालों से मुख्तलिफ ISP है। और जो कंपनी A है उसकी आईडी आपने रखी हुई है यहाँ पे 0012, ठीक है। और ये जनाब आपकी 48 बिट्स पूरी हो गई। और ये अब क्या डिफाइन कर रहा है, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, और ये तीनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क आईडी कंप्लीट कब होती है जी, नेटवर्क आईडी कंप्लीट होती है 64 बिट्स के साथ। तो आपकी तो अभी 48 बिट्स कंप्लीट हुई हैं, अगली 16 बिट्स बाकी हैं। जरा पिछले सफ़े पे आप जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, ये 48 बिट्स थी, उसके बाद नेक्स्ट 16 बिट्स। तो 16 बिट्स जो हैं वो सबनेट बिट्स आपकी हैं। ये जो नेक्स्ट 16 बिट्स आती हैं 48 के बाद, इनको सबनेट बिट्स कहते हैं या सबनेट आईडी भी इसको कहा जाता है। तो इनकी अब क्या स्टोरी है, ये इसके साथ ऐड होंगी तो आपका नेटवर्क प्रीफिक्स जो है वो या नेटवर्क आईडी कंप्लीट होनी है। अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसको कंप्लीट करा लेते हैं, वो भी देख लेते हैं आगे। अच्छा, ये जो अब इसमें कंपनी 2 आप देख रहे हैं ना, ये जिसमें पूरे का पूरा ग्रुप बी आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
इस कंपनी का जो आगे नेटवर्क है वो मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से बना हुआ है कि लेट से ये इसका एक राउटर 1, ये आगे कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे ये कनेक्टेड है ISP के साथ, ठीक है। अच्छा, एक नेटवर्क इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक नेटवर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम के मुताबिक मुझे एक सबनेट यहाँ के लिए चाहिए, एक सबनेट यहाँ के लिए चाहिए, एक सबनेट यहाँ के लिए चाहिए और एक सबनेट यहाँ के लिए चाहिए। टोटल कितने सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं आपको? 4, ठीक है। ये नेटवर्क किसका है, किस कंपनी का है? कंपनी B या कंपनी 2 का, ऐसे ही कंपनी 2 का ये नेटवर्क है। अच्छा, और कितने सबनेट्स आपको चाहिए? 4। अच्छा, इस कंपनी B के जो 4 सबनेट है ना, उनको डिफाइन करने के लिए आपके पास फर्दर देखें ये 16 बिट्स जो हैं वो अगली वाली मौजूद हैं। ये 16 बिट्स आपके ये 4 सबनेट डिफाइन करेंगे। भाई 16 बिट्स हैं, 2⁻16 का आंसर 65536 होता है। 65,536 सबनेट हो सकते हैं। आपको अभी 4 चाहिए, तो कोई से भी 4 सबनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट 16 बिट्स अब किसको डिफाइन करने लगी है? एपनिक के एक ISP2 के एक जो कंपनी है आगे कंपनी 2, ठीक है, उसके 4 सबनेट जो है वो आप आगे डिफाइन करने लगे। तो चलें जी, उसको यानी ये जी आपकी कंपनी 2 आ गई, इसके 4 सबनेट आपने डिफाइन करने। तो 4 सबनेट आप कोई से भी यहाँ पे लिख लें, यानी 1 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये आप पूरे का पूरा ग्रुप 2 कर दें, ये पूरा ग्रुप आप 3 कर दें, ये पूरा ग्रुप जो है वो आप 4 कर दें, ठीक है। अच्छा, ये आपका 4th ग्रुप है, ठीक है जी, 48 बिट्स के बाद, ठीक है। 48 बिट से आगे जो 64 बिट जहां पे जाके आपकी पूरी होनी है, ये नेक्स्ट 16 बिट्स की बात हो रही है। इनसे पहले 3 ग्रुप्स हो चुके हैं, इनसे पहले 48 बिट्स हो चुकी हैं, इनको आप उनके आगे जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये देखें ना, ये आपका ये है कंपनी B का प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये लें जी, मैंने उठा लिया। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, पहले ना इसको कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ आ गया। लें जी, ये आ गया आपका ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, इस कंपनी का जो अब तक बन चुका हुआ है, ठीक है। इसके आगे अब आपने क्या करना है, ये जो सबनेट आईडी है वो आप लिखेंगे 1111, ठीक है। ये आपका ये बन गया जी नेटवर्क आईडी या नेटवर्क प्रीफिक्स इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब इसको सबनेट 1 कह लें, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1 S2 S3 और ये S4, यानी सबनेट 1 सबनेट 2 सबनेट 3 सबनेट 4। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट के लिए फिर से सेम आपका ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स और उसके आगे आपका आ जाएगा 222, पूरा ग्रुप ये वाला, ठीक है। सिमिलरली आप जो आपका सबनेट 3 है उसके लिए आप इसको चेंज करते जाएंगे और आपके ये चारों के चारों सबनेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी मुकम्मल होती है। यानी पहले जो 3 ग्रुप्स हैं या पहली 48 बिट्स जो हैं आपकी वो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कहलाती हैं। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 16 बिट्स हैं जिनसे 65,536 सबनेट बन सकते हैं, तो वो आप इनके साथ आगे एसोसिएट करते जाएंगे। इसमें आपने एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि ये जो पहली 48 बिट्स है ना, ये मैं लिख देता हूँ जी 48 बिट्स, दे आर लॉग्ड, ठीक है जी। ये पहली 48 बिट जो है इनको हम नहीं छेड़ सकते, यानी एज कस्टमर, ठीक है, या जो आपका साइट इंजीनियर है वो आपका जो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स आपको मिला है आपके ISP की तरफ से, जिसमें ये सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है कि रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री कौन सी है, उसके नीचे ISP कौन सा है, कंपनी कौन सी है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दे आर लॉग्ड। अच्छा, उसके बाद जो आपकी आगे फर्दर 16 बिट्स हैं जो सबनेट बिट्स हैं, जो सबनेट आईडी को डिफाइन करती हैं, नेटवर्क आईडी वाले पोर्शन ही की मैं बात कर रहा हूं। ये वाली बिट्स जो हैं ये लॉग्ड नहीं है, ठीक है।
इस जगह पे आपकी 64 बिट्स कंप्लीट हो जाती है ना, ठीक है, यहाँ पे 64 बिट्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, बट ये यहाँ लॉक्ड नहीं है, ये आप देख सकते हैं ताला खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ना आपके इधर भी ताला लगा दिए, ये ओपन है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको फर्दर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था क्या IPv6 एड्रेसेस में सबनेटिंग हो सकती है, तो मैंने कहा था जी सबनेटिंग बिल्कुल हो सकती है। एक तो ऑलरेडी बिल्ट इन सबनेटिंग हुई हुई है, यानी जो नेटवर्क आईडी आपको मिलती है उसके अंदर बिल्ट इन आपके पास 65,536 सबनेट्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्दर नेटवर्क बिट्स को बढ़ाना चाहें, आप कहें जी मैंने 64 से आगे जाना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं, यानी /64 हम लिखते हैं ना आमतौर पे /64, तो ये /65 भी हो सकता है, /66 भी हो सकता है। आप नेटवर्क बिट्स को मजीद आके लेके जाना चाहे तो ये वाली जो बिट्स हैं, जो सबनेट बिट्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं आप, इनको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसको बढ़ाने की वजह मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था सबनेटिंग होती जरूर है, लेकिन उसका मकसद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। IPv4 में हम सबनेटिंग क्यों करते थे? प्राइमरी रीजन क्या थी कि IP एड्रेसेस को जाया होने से बचाया जाए। IP एड्रेसेस कम थे तो आपको मैनेज करना था। IPv6 एड्रेस में क्या आपको IP एड्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हम IP एड्रेसेस को बचाने के लिए सबनेटिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, बट सबनेटिंग फिर भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? IPv6 एड्रेसेस में अगर कोई बंदा सबनेट बना ले, यानी एक बड़े नेटवर्क को तोड़ के छोटे छोटे सबनेट्स बना लेता है, तो उसकी रीजन क्या होगी? तो उसकी रीजन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा, अब ये जो मेरी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं, इनमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो बिगनर्स हो सकते हैं जिनका पहले नेटवर्किंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने अभी वीडियोस देखना शुरू किए हैं और अपना जर्नी उन्होंने अभी शुरू किया है। एक वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस की हुई है या नेटवर्क फंडामेंटल्स उनके स्ट्रांग हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको ऑलरेडी आते हैं। तो हो सकता है मेरी एग्जांपल कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को अभी फिलहाल समझ ना आए। तो IPv6 में सबनेटिंग क्यों की जाती है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। लेट्स से अगर हमने अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन करवाना हो, तो एक स्कूल है जहाँ पे क्लासेस में जो स्ट्रेंथ है हर क्लास के अंदर वो 50 स्टूडेंट्स हैं पर क्लास, यानी एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे एक क्लास में वो 25 से ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं करते, 25 लोग हैं। तो हम 25 बच्चों वाली क्लास में अपने बच्चों को भेजेंगे या 50 स्टूडेंट्स वाली क्लास में प्रेफर करेंगे कि हमारा बच्चा जाके पढ़े? तो डेफिनेटली इसमें हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि जिस क्लास में कम बच्चे हैं हम वहाँ पे एडमिशन करवाएं, क्योंकि ऐसी क्लासेस में डिसिप्लिन को मेंटेन करना आसान हो जाता है। ऐसी क्लासेस में हम कहते हैं जो टीचर्स हैं वो बच्चों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा देंगे, उस क्लास को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो जैसे कम बच्चों वाली क्लास के अंदर आपने कहा जी डिसिप्लिन मेंटेन जो है वो करना आसान हो जाता है, मैनेजमेंट जो है वो कैंडिडेट्स की वो आसान हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एक छोटा नेटवर्क बनाते हैं या एक छोटा सबनेट बनाते हैं, चाहे वो IPv4 में हो चाहे वो IPv6 में हो। IPv4 में तो हमें दो फायदे मिल जाते हैं, IP ज़ाया होने से भी बच जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि नेटवर्क मैनेजमेंट आसान हो जाती है, नेटवर्क में सिक्योरिटी को मैनेज करना, नेटवर्क में परफॉर्मेंस को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है, एक ही बड़ा सा नेटवर्क बनाने की बजाय उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में या छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर दें। तो IPv6 में अगर सबनेटिंग की जाती है उसमें हमारा मकसद IP एड्रेसेस को बचाना नहीं होता, वो तो चलें बच ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा अभी हमें उनको बचाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन फ़ायदा आपको मिलेगा IPv6 में सबनेटिंग करने का, तो वो ये है कि आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, उसमें सिक्योरिटी जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगी, तो आप एक बेहतर नेटवर्क जो है वो बना पाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये हो गया आपका नेटवर्क ID जिसमें 64 बिट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद फिर आगे जो सिलसिला शुरू होता है वो इंटरफेस ID का है। इंटरफेस ID आपकी 64 बिट की है, वो सूरत में 64 बिट की होगी अगर आपने पहली 64 बिट्स को छेड़ा नहीं है, बढ़ाया नहीं है। अगर बढ़ाएंगे तो फिर वो कम हो जाएगी, बट बाय डिफॉल्ट
पहली 64 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए और बाकी जो है वो इंटरफेस आईडी के लिए होती हैं। तो इंटरफेस आईडी में 64 बिट्स का मतलब है 2⁻64, यानी एक नेटवर्क आईडी के अंदर 2⁻64 जो है वो आपके पास इंटरफेस आईडी आती हैं या आईपी एड्रेसेस आपके पास बनेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिनको आप फिर उस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने जी, आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।